त्रिपाठी जी, आपने एक वर्ड यूज़ किया, मुल्क। देश के तो वो हालात पिछले 7 सालों में हो चुके हैं कि आप अगर उर्दू शब्द बोलेंगे तो हो सकता है आप पे यूएपीए लगा दिया जाए। हिंदुस्तान देश और मुल्क में फ़र्क नहीं करता। हिंदुस्तान की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जहाँ पे भाषाओं का मेल है, भाषाओं में तनाव खिंचाव नहीं है। जश्न रिवाज एक ब्रांड कंपनी ने यूज़ किया था, कितना बवाल कर दिया उस पे। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि किस संकीर्ण मानसिकता की तरफ भारत के नवयुवकों को अंधेरे में ढकेला जा रहा है। दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि किसानों के आगे मोदी जी कैसे बेबस हो गए, क्यों मजबूर हो गए? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, इनका नाम है विपिन कुमार त्रिपाठी। इनका उम्र भी बताना ज़रूरी है, 73 साल। और आपको ये भी जानना चाहिए कि करीब 35 साल ये दिल्ली के आईआईटी में प्रोफेसर रहे हैं फिजिक्स के। अमेरिका भी रहे। अब जब वहाँ से रिटायर हो चुके हैं सब जगह से, तो किसानी भी कर रहे हैं। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल सबसे पहले जानना चाहता हूं कि मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा कि किसानों को हम समझा नहीं पाए। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप इतने यू आर ए हाईली एजुकेटेड पर्सन, आईआईटी में आप प्रोफेसर रहे हैं फिजिक्स के 35 सालों के करीब, आप किसानी भी कर रहे हैं। मोदी जी का ये कहना कि किसानों को हम समझा नहीं पाए, मेरा मतलब है कि क्या ये 3 बिल किसानों के फायदे के लिए था? सबसे पहला सवाल यही है, जो मोदी जी समझा नहीं पाए किसानों को। ऐसा है कि मैं तमाम बॉर्डर्स पे जाता रहता हूँ, लगभग 50 दफ़ा तो मैं ज़रूर गया। अपड़ से अपड़ किसान को भी इन बिलों का कालापन मालूम है, बल्कि कहना ये चाहिए कि मोदी जी को कहना चाहिए हम समझ नहीं पाए कि किसानों का दर्द क्या है, किसानों की परेशानी क्या है। कहना तो ये चाहिए था, लेकिन वो उल्टा बोल गए। किसानों में इस बात की चेतना है कि बाज़ार में उनकी ज़ुबान खुलती नहीं। 4-6 व्यापार वो आ जाते हैं, बोली लगाने वाले फसल का दाम तय कर देते हैं। एमएसपी तो चलो सरकार डिक्लेयर करती है, गेहूं और धान का देती है, लेकिन बाकी फसलों का एमएसपी तो मिलता ही नहीं। और मन मर्जी से सरकार का जो रेट डिक्लेयर करती है उससे 20%, 30%, बल्कि 50% कम तक पे फसल जाती है। मेरा बहुत ही सीधा सा सवाल है, बिकॉज आप एक आईआईटीएन रहे हैं, आईआईटी में आप प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर 35 सालों का अनुभव बहुत बड़ा एक अनुभव होता है, और एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है आईआईटी भारत के अंदर में। उसके बीइंग ए रिटायर्ड प्रोफेसर आप ये कह रहे हैं कि ये तीनों काला कानून था, किसानों के लिए हक, किसानों के हक में था या नहीं था? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए, ये किसानों के हक में था या नहीं था? हरगिज़ नहीं थे। कोई भी कानून तीनों में से किसानों के हक में एक भी नहीं था। त्रिपाठी जी एक आईआईटीएन है और आईआईटी में प्रोफेसर रहे हैं 35 साल, इनको भी ये कानून समझ में नहीं आई, यानी कि ये तीनों काले कानून थे। त्रिपाठी जी, मेरा बहुत ही दूसरा एकदम डायरेक्ट सवाल ये है कि ये कानून जो मोदी सरकार रिपील की, वापसी ली, क्या ये अपने ही द्वारा दिए जा रहे जो इनके कानून थे, जो किसान कह रहे थे कि नहीं ये गलत है, उसको तो वापस लिया इन्होंने, लेकिन जब तक एमएसपी नहीं मिलेगा क्या किसानों का भला हो सकता है? ना 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 ना, वो तो आप सही कह रहे हैं। ये तो नई बैरियर खड़ी कर दी थी किसानों के रास्ते में। अब ये बैरियर हटेगी तो किसानों के असली मसले सामने आएंगे। एमएसपी उनमें से एक है। फसलों के दाम का जो फ्लक्चुएशन है कई गुना तक हो जाता है, आलू की फसल का, प्याज का, टमाटर का और फलों का, तो वो फायदा उसका तो व्यापारियों को होता है। तो लिहाजा वो मसले सामने हैं ही, किसानों को उसमें लड़ना ही लड़ना है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि त्रिपाठी साहब ने एक किताब भी लिखी है, ज़मीन के नीचे का हिंदुस्तान। ये किताब, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? मैंने हिंदुस्तान के 80-90% वो लोग जिनकी ना तो बाज़ार में आवाज़ है, जैसे किसान है, मजदूर है, लड़कियां हैं हमारे मुल्क की, ना जिनकी कचहरी में आवाज़ है और ना जिनकी सरकार में आवाज़ है। सरकार सुनती ही नहीं, सरकार सिर्फ बड़े बड़े घरानों की सुनती है। लिहाजा उनकी क्या मसले हैं, उनका क्या दर्द है और उनकी क्या ताकत है, इसके बारे में ये किताब लिखी है। त्रिपाठी जी, आपने एक वर्ड यूज़ किया, मुल्क। देश के तो वो हालात पिछले 7 सालों में हो चुके हैं कि आप अगर उर्दू शब्द बोलेंगे तो हो सकता है आप पे यूएपीए लगा दिया जाए। हिंदुस्तान देश और मुल्क में फ़र्क नहीं करता।
हिंदुस्तान की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जहाँ पे भाषाओं का मेल है, भाषाओं में तनाव खिंचाव नहीं है। जश्न रिवाज एक ब्रांड कंपनी ने यूज किया था, कितना बवाल कर दिया उस पे। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि किस संकीर्ण मानसिकता की तरफ भारत के नवयुवकों को अंधेरे में ढकेला जा रहा है। भारत की खूबसूरती अनेकता में एकता, धर्मनिरपेक्षता, एक दूसरे का आदर करना, इन सब में ही तो निहित था। बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये समझ लें कि हमारी रगों में, जैसे मुझे एक मुसलमान टीचर ने पढ़ाया बचपन में, अहमद बख्श ने, प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में मास्टर थे, 70 बच्चों के हम एक, तो हमारी रगों में तो मेरे माता पिता का खून दौड़ता है, लेकिन हमारी जहनियत को तो हमारे टीचर ने बनाया। यानी हिंदू हमारा खून और मुसलमान हमारा दिमाग। तो इस तरीके से, उसी तरीके से किसानों ने, हिंदू किसानों ने अनाज पैदा किया, मुसलमान जुलाओं ने कपड़ा, हमारे तन ढके, कपड़े दिए। हमारी संस्कृति जुदा जुदा है ही नहीं। हिंदुस्तान में जो लोग जज्ब हुए, अकेले कागजी तौर पर जज्ब नहीं हुए, एक दूसरे की ज़िंदगी में घुस गए। हमारी संस्कृति गुथी हुई संस्कृति है, अलग अलग तो है नहीं। अब एक चीज़ बताइए त्रिपाठी जी कि पिछले 7 सालों में जिस तरह से एक नफरती का माहौल पैदा किया गया, नफरत का माहौल पैदा किया गया, एक खास समुदाय के प्रति जहर घोलने की कोशिश की गई, आपको ये नहीं लगता कि अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए सरकार, चाहे वो महंगाई हो, चाहे जनता के रोज़गार की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगा के आते हैं और पूरे देश को सेल पे लगा देते हैं, कॉर्पोरेट के हवाले कर रहे हैं। आप इतने हाईली एजुकेटेड हैं, क्या नाकामयाबियों को छुपाने के लिए सिर्फ नफरत और आपस में लड़वाने का एक काम किया जाए? बहुत सही कहा आपने। इस सरकार की 2 ड्राइविंग फोर्स है। पहला ड्राइविंग फोर्स है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, रईसों का फायदा कैसे होगा, और उस पर पर्दा पड़ जाए, इसके लिए नफरत के द्वारा लोगों में पोलराइज कैसे करना, तोड़ना कैसे। इससे 2 नुकसान होते हैं। अगर आपने जुनून पैदा कर दिया एक कम्युनिटी में दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, तो जिसको टारगेट बनाया गया उसका तो बर्बादी होती होती है, लेकिन जिसके में खौफ और जुनून पैदा, आप जिसमें नफरत और जुनून पैदा आप करते हो, उसका आप चरित्र मार देते हो, उसकी आत्मा को मार देते हो, उसमें लड़ने की ताकत बचती नहीं, देखने की आंखें बचती नहीं। आज हमारे हिंदुस्तान का जो मध्यम वर्गीय समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादातर, उनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया, उनको दिखते ही नहीं है। एक बात बताइएगा प्रोफेसर साहब, हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए जैसा कि, और हमारे सामने कुछ हमारे पगड़ीधारी सिख भाई लोग बैठे हुए हैं। इनके गुरुद्वारा में आप जाइए तो ना आपसे जाति, ना धर्म, ना अमीर, ना गरीब, कोई भी संगत में बैठ के, पंगत में बैठ के अब कोई लंगर चख ले या प्रसाद खा ले, ये कभी नहीं पूछते। अभी पीछे गुरुद्वारा में नमाज के लिए कितना इन लोगों ने ड्रामे कर रहे हैं कि यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने दूंगा एक विशेष समुदाय को, ये करूँगा। वहीं पे गुरुद्वारे के अंदर में वहाँ के शेर दिल सिद्धू साहब नाम है उनका, जो गुरुद्वारे के इंचार्ज होंगे, प्रेसिडेंट वगैरह होंगे, उन्होंने गुरुद्वारा खोल दिया कि आ जाओ यहाँ पे तुम अपना इबादत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 2.5 से 3% आबादी वाले जो हमारे इस देश की इसी कौम के लोग हैं, ये एक मिसाल पैदा करते हैं हर वक्त आके सामने। क्या लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि धर्म हमें मानव सेवा ही सिखाता है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, मिलजुल के रहना, आपस में देश कैसे तरक्की करे, यही चीज़ तो है जिसको बीते 7 सालों में तहस नहस करके रख दिया गया है। बहुत सही बात आपने कही। मैं कभी कभी उधर जाता हूँ, स्वर्ण मंदिर है उधर अपना अमृतसर में, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन उतना ही सुकून मुझे सिंघू बॉर्डर पर जब भी मैं गया, हर हफ्ते में एक बार जाता हूँ, इतना मिला। यानी गुरु नानक का कल जन्मदिन था, उनके द्वारा हिंदुस्तान में जो आध्यात्मिक रोशनी पैदा हुई वो हमारे किसानों में, सिंघू बॉर्डर पे भी, गाजीपुर बॉर्डर पे भी, और वो टीकरी बॉर्डर पे, और वो शाहजहाँपुर बॉर्डर पे, मैं कई जगह गया, हर जगह मैंने किसानों के भीतर, सिख हो चाहे नॉन सिख हो, जो रोशनी हमें हमारे गुरुओं ने दिखाई वो उनकी जिंदा है, उनके अंदर। किसी के दिल में जो बात है उससे अलग नहीं बोलते, जो दिल में वही जुबान पे आता है। मैं तो किसानों की इसके लिए मतलब अपना आंदोलन एक जगह, लेकिन हिंदुस्तान को जोड़ दिया उन्होंने। मलारकोटला के वहाँ पे एक लंगर लगा था, उसमें सिख खाना खाते, हिंदू खाना खाते, मुसलमान खाना खाते हैं। कितनी एकता का परिचय दिया सिखों ने, मतलब सभी ने दिया। लेकिन मैं समझता हूँ गुरु नानक जिंदा हो गए 500 साल के बाद फिर।
हमारे त्रिपाठी साहब का ये बुक जरूर पढ़िएगा, ज़मीन के नीचे का हिंदुस्तान। आप लोग भी पढ़िए और इनका ईमेल नंबर भी उसमें है, उस पे है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे किताब के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो किसानों की जीत, जो फिलहाल जीत दिख रही है, हो सकता है इस जीत के पीछे की कहानी कुछ और निकले, लेकिन जो एमएसपी अगर लागू नहीं होती है तो ये जीत नहीं है। किसान वहीं के वहीं रहेंगे किसानों। लेकिन खैर, इस तानाशाह सरकार को झुकाने में जो किसान की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को किस तरह से किसानों ने फिलहाल एक छोटी सी जीत हासिल की है, उसका नमूना ये 73 साल के सज्जन हैं, हाईली एजुकेटेड, IIT में प्रोफेसर रहे 35 साल। लेकिन उसको छोड़ दीजिए, जिस तरह से यहाँ 73 साल हो चाहे 103 साल के भी लोग हमें यहाँ पे मिले हैं जो इस लड़ाई में उसी शिद्दत से शामिल थे, जिस शिद्दत से 20-20, 22-22 साल के नौजवान भी शायद लगे होंगे इस लड़ाई को। उसमें ना उम्र की सीमा थी, ना जाति का बंधन था, किसी चीज़ का बंधन नहीं, मकसद और टारगेट सिर्फ एक था। अर्जुन की जैसे नज़र उस मछली की आंख पे थी, एक एक किसान की नज़र उसी बिल के ऊपर थी कि ये बिल वापसी लेनी ही पड़ेगी सरकार को। और इस लड़ाई को जिस तरह से वो लड़ते रहे, इसकी कहानी तो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। और इस तानाशाह सरकार के कारनामे भी आने वाले इतिहास में लोग पढ़ेंगे और बहुत बड़े बड़े सिनेमा घरों में वो दिखाया जाएगा, क्योंकि आज तक ना किसी की रही है और ना रहेगी। और जो ये सोचते थे कि मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, या जब तक मैं हूं तब तक ही ये दुनिया है, तो शमशान का एक फेरा लगा लीजिएगा, कितनों के राख वहां पड़े मिल जाएंगे जो अपने आप को हिटलर के समान समझते थे या हिटलर समझते थे। नमस्कार।